और एक बड़ी खबर पहले आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर है आपको बताएं। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। जी हां, ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि जो है वो हुई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वायरस के 2 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। जो सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही थी, उसमें यह सेंधमारी कही जा सकती है, जहां पर ओमिक्रॉन के 2 नए केस कर्नाटक में देखने को मिले। इसमें एक व्यक्ति की उम्र 66 साल और दूसरे की 40 साल बताई जा रही है, जिनमें ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है। 24 घंटों में ओमिक्रॉन वायरस के 2 नए केस भारत में भी सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। 2 केस कर्नाटक से सामने आए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, जिसमें कर्नाटक में इन दोनों केसों की पुष्टि करने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है। 66 और 40 के व्यक्तियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की बात कही गई। तो आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, जिसमें देश में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि होने की बात सामने आई है। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 2 नए केस भारत में दर्ज किए गए हैं और ये दोनों ही केस कर्नाटक से दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की उम्र 66 साल बताई जा रही है और दूसरे की 40 साल। मुकेश मंडल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, जिस तरह से कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, उसमें सेंधमारी देखने को मिल गई है। कर्नाटक में 2 केस। बिल्कुल, देखिए काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि हम सुबह ही बात कर रहे थे ओमिक्रॉन मामले को लेकर, लेकिन अब कर्नाटक में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। हालांकि दो लोग हैं जिसमें ये पाया गया है, जिसकी उम्र एक की 66 वर्ष है और दूसरी की बात करें तो 42 ईयर्स, मतलब 42 साल के हैं, जिसमें ये लक्षण पाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि भारत में और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगातार आज आपने देखा कि 10 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत की है और इन्हीं वायरस को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर। लेकिन अब ये कर्नाटक में ताजा मामला आया है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है कि जिस तरह से तैयारी की गई थी और तमाम चीजों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब सेंधमारी उसमें देखने को मिल रहा है। और जो 2 लोग पाए गए हैं उसको तत्काल प्रभाव से आइसोलेट कर दिया गया, उनका इलाज चालू कर दिया गया है। लेकिन जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे उसकी भी जांच चल रही है, किस किस व्यक्ति के संपर्क में आया था और जो पीड़ित जो व्यक्ति है, वो तमाम चीजों पे ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा वो कहां से आया, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मुकेश, डॉक्टर अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईएमए के पूर्व सचिव है। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। किस तरह से देख सकते हैं सर, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 ओमिक्रॉन की पुष्टि कर्नाटक में की है? कल ही समय जब आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बात कर रहे थे, तो उस टाइम देश में एक भी केस नहीं दिखा था। लेकिन आज जैसे कि सरकार ने पुष्टि की है कि कर्नाटका में शायद 2 केस मिले हैं, तो ये अब जैसे ट्रैवलिंग हो रही है, साउथ अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, या अब देखने वाली बात है, ये कम से कम 25 देशों तक फैल चुका है जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। तो ये संभावित बात थी कि कभी ना कभी इसका एंट्री भारत में होनी ही थी।
अब ये है कि जहां जहां ये केसेस पाए गए हैं वहां वहां क्या इंतजाम कर रहे हैं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से अभी आप बता रहे थे कि 2 लोग जो पाए गए हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है, उनकी टेस्टिंग चल रही है। तो इसको रोकने के लिए अब जो नेक्स्ट लेवल पे जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इनिशियल स्टडीज के हिसाब से अभी ये है कि इसमें कोई इतनी चिंताजनक वाले कोई लक्षण दिख नहीं रहे, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रही है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं हो रही है। लेकिन भारत में जैसे हम देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा जनगणना है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये बहुत जल्दी फैल सकता है, तो काबू तो जरूर इस पे पाना पड़ेगा। अभी इनिशियल स्टेज है, हो सकता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसके रूपरेखा बनाएं, इसकी लाइंस ड्रॉ करें कि हमको इसका कैसे मैनेज करना है और कैसे इसकी रोकथाम करनी है। बट अल्टीमेटली अब देशवासियों को, हम सब लोगों को एक तो अपनी वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है और फिर वही हमको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क यूज करना, सैनिटाइजेशन है, उस पे बहुत ही ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। अब ये दिन जैसे हम बहुत बार देखते थे कि लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये उसके दिन वापस आ चुके हैं। तो क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि कई स्टडीज बोल रही हैं कि वैक्सीनेशन को भी एस्केप कर रहा है। अगर ये वैक्सीनेशन को भी एस्केप कर रहा है तो हमको बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमको उसका पालन करना पड़ेगा। और डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से अभी जानकारी दे रहे हैं कि इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे में भारत के अंदर इसकी एंट्री क्या इस रूप में देखी जा सकती है कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका को स्टडी करते हैं, साउथ अफ्रीका में एक दिन में ये केस डबल हो गए थे जी। और साउथ अफ्रीका में अगर हम वैक्सीनेशन रेट देखें तो बहुत स्लो है, लेकिन अगर बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से बेटर है। हिंदुस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तब अफ्रीका का वैक्सीन रेशियो तो बहुत ही पीछे है। तो कहीं ना कहीं जैसे देश में वैक्सीनेशन का दौर जब डेल्टा वेव के बाद चला था तो काफी हद तक हमारे जो ठीक है गुप्ता जी, मैं रोकना चाहूंगा सर आपको। एक स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा रुख कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधे रुख करते हैं। वैक्सीनेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल टूल दैट वी हैव टू यूज एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव दैट टूल इन प्लेंटी। कोई डाउट नहीं है कि जो वैक्सीन जिस देश में उपलब्ध हैं उन वैक्सीन का कवरेज बढ़े और वो वेरिएंट अभी जो भी हैं इस स्टेज पे जो साइंस हमें बताती है हमें वो इस्तेमाल करने हैं। दूसरा ये भी सोचिए कि कोई वेरिएंट आता है, थोड़ा उसको डेंट करता है। डेल्टा के बारे में भी ये बात आई थी। डजंट मैटर, लुक एट द बिग पिक्चर। वी हैव दिस टूल, वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल, एलिजिबल इंडिविजुअल विद दिस टूल। इसलिए बिल्कुल डिविएट नहीं होना है हमने अपने लक्ष्य से कि 2 डोज लगनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि दूसरी डोज ही क्यों और जरूरी है, क्योंकि 1 डोज के बाद हमें फायदा मिलता है। हमने ये डेटा यहां साझा किया है कि 2 डोज का फायदा ज्यादा होता है और इस दशा में तो जितनी भी हम अपने आप को स्ट्रांग कर पाए, अपनी शील्ड को स्ट्रांग कर पाए, जरूरी है। तो दूसरी डोज जिनको ड्यू है प्लीज वो दूसरी डोज लगाएं, बिल्कुल देर नहीं करें। बिल्कुल हमें देर नहीं करते हैं। वो बैकलॉग जो है वो देश के लिए, अपने लिए तो अच्छा है ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ड्यूरेशन जो है, 1 मिनट, जो ड्यूरेशन की बात है कि कम करें ज्यादा करें, ये फैसले हम आपसे बार बार साझा कर चुके हैं कि साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर, डेटा के ऊपर, लोकल डेटा के ऊपर, लोकल जो हमारे वैक्सीन यूज हो रहे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लेते हैं और उसी तरह से जो आज का डिसीजन है, आज का सिचुएशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम इसी ड्यूरेशन से 2nd डोज को आगे बढ़ाएं, यही आपके लिए मैसेज है। कुछ कॉन्टैक्ट्स का कुछ कह रहे हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट्स का अभी इसमें भी आपको बताया गया कि हमने कॉन्टैक्ट 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये हमारे राज्य सरकार के डोमेन में आता है और इसमें स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर्स हमको सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास जहां तक पूरी जानकारी है इसकी, पूरे उसके कॉन्टैक्ट सब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिए गए हैं। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सर ने भी अभी
कहा कि इंसाकॉग का जो हमारा नेटवर्क है, इसमें हमने पहले भी आपको मैं एक बता चुका हूं कि हम एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। जैसे सेंटिनल साइट्स हमने 289 पूरे देश में बनाई हैं। उन सेंटिनल साइट्स से जो हमें सैंपल्स आते हैं, उन सैंपल्स को हम वीकली बेसिस पे इस जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट जहां पे कि एक क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हमको मिलती है, उन सब क्लस्टरिंग को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि कोई नया वेरिएंट तो हमारे यहां नहीं पैदा हो गया जिसने कि एक क्लस्टरिंग को जन्म दिया हो। इसमें नया डायमेंशन ये जुड़ा है जो है एयरपोर्ट स्क्रीनिंग वाला, जो अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने किया है, और उसके तहत हमने जो हमारी इंसाकॉग की लैब ज्यादा एफिशिएंट थी, उन लैब्स को हमने एफिशिएंट से एयरपोर्ट से लिंक किया है। आज की तारीख में 9 एयरपोर्ट पे हमारे अभी फ्लाइट आई हैं। पूरे 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सेंसिटाइज किया जा चुका है। अगर कहीं पे भी कोई ट्रैवल या ट्रांजिट वाला पैसेंजर होगा जो कि एट रिस्क कंट्री से आएगा, और वो लिस्ट भी हमारी डायनामिक है, जैसा कि अभी बताया कि 29 कंट्रीज में आज की तारीख में डिटेक्ट हो चुका है। तो हमारी एट रिस्क की कंट्रीज की जो लिस्ट है वो भी एक डायनेमिक रूप से चलती है, और इन कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट पर ही टेस्ट होते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनके हम आगे के पूरे सीक्वेंस करते हैं, और बाकी लोगों को अगर एट रिस्क कंट्री से अगर आपका ट्रैवल है तो फिर आपको, जैसा पहले स्ट्रेटेजी हमारी चलती थी, कम्युनिटी में ट्रेसिंग उनकी करते हैं आईडीएसपी के माध्यम से, और उनको आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के तहत 8th डे और उसके बाद टेस्टिंग के एडिशनल सेल्फ मॉनिटरिंग की हिदायत दी जाती है, जिससे कि टोटल 14 डेज फॉलो अप हो जाए। 156. So this is Monica from the Hindu Business Line. So many experts are saying that Covaxin might be more effective than the other vaccines. So I want to know from the ICMR head, what are his views on that? And also, is India working on any new vaccine to deal with this new variant, Omicron? And also, what is the status on Zydus Cadila Zycovid vaccine? When will it be launched? And which are the states which you are targeting in the first phase? So the scientific understanding indicates that a whole killed virion-based vaccine may have a wider antigenic presentation and a broad spectrum of effect. That is the scientific against the newly emerging variants. This is the scientific understanding at the moment, but we have just considering the number of Omicron cases infected individuals, we have detected only 2 at the moment. So unless we are able to isolate the virus, unless we are able to culture the virus, unless we are able to test in a laboratory setting the effectiveness of the vaccines, it is premature to comment on that. दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी, सवाल आपने कहा कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी बदलनी है या नहीं बदलनी है। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने तरीके से इस इश्यू को एग्जामिन कर रहे हैं, और जैसे जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा इंफॉर्मेशन अंडरपिनिंग्स ऑफ दिस वायरस वेरिएंट समझ आएंगी, वो उस काम पे लगेंगे। बट आवर वैक्सीन एंटरप्राइज एंड मैन्युफैक्चरर्स आर वेरी अलर्ट टू ऑल दिस इश्यूज एज दे इमर्ज। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो दोनों केसेस आए हैं, ये दोनों क्या डबल वैक्सीनेटेड यानी कि फुली वैक्सीनेटेड थे या नहीं? दूसरा सवाल सर, क्वेश्चन मेरा सुजीत सर से है। सर, ये जो केसेस आए हैं, क्या ये बाहर से ट्रैवलर्स हैं या इंडियन ओरिजिन है? बाहर की इनकी हिस्ट्री है या फिर इंडिया के थे पहले से ही? मतलब क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी, जम्मू या फिर कर्नाटका की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लस्टर केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। Dr. Sujit Singh answers, I would like to emphasize the same point which I have said so many times, that these vaccines are disease-modifying vaccines. These vaccines anywhere across the world are not disease-preventing vaccines. More important to remember is to take the full doses of the vaccine. We have shown from the data of the Indian data and the vaccine